हेलो एवरीवन। तो आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन के अनदर बेसिक पार्ट की तरफ हम पढ़ेंगे। तो आज हम प्रिजर्वेशन मेथड्स के बारे में जानेंगे जो कि आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। अब जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में इतना नहीं पता, तो उसको आप एक तरीके से समझे कि आप कोई भी लिविंग एकदम बहुत माइक्रो लेवल पे, ठीक है, जो आपके कीटाणु हो गए और बैक्टीरियाज वायरसेस के बारे में बात करते हैं, वो सब आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड होते हैं। तो आप उनके बारे में एकदम ऐसे सोचिए जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि आप एक दूसरे को लेके भी चल सकते हैं। तो आप अब मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कि जो हमारे 6 इम्पोर्टेंट मेथड होते हैं, 5 इम्पोर्टेंट मेथड होते हैं। एक होता है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच कंट्रोल, यूज़ ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एंड इरेडिएशन। तो हमारा रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपका होता है सिंपली आपने वाटर लेवल को डिक्रीज़ किया, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि वाटर जो होता है आपकी, आप ऐसे देखते हैं ना कि आपको कोई भी वाटर जहाँ पे भी आपने कहीं पे भी पानी पड़ा हुआ देख लिया, वहाँ पे आसपास पक्का कोई ना कोई मच्छर हो रहा होता है या कुछ ना कुछ, मतलब कोई ना कोई आपको इंसेक्ट मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी तो हर किसी के लिए ज़रूरत है। तो ऐसे, तो अगर हमको खाने में से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिक्रीज़ करना है कि वो खाना हमारा देर से स्पॉइल हो, तो सबसे पहले हम उसका मॉइस्चर लेवल रिड्यूस करते हैं, डैट इज़ बाय डिहाइड्रेशन। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारा पिकल, ठीक है। तो जब आप पिकल आप खुद बनाते होंगे या आपने देखा होगा या घर पे कोई बनाता होगा, तो आपने देखा होगा कि जैसे आम का लिया सपोज़ अचार बनाने का, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आम को काट के उसका जो भी छोटा छोटा काट के उसको सबसे पहले सन ड्राई करने के लिए रखते हैं। उसको धूप में इतना सुखाते हैं, उतना सुखाते हैं कि उसके अंदर से बिल्कुल मॉइस्चर लेवल कम ही हो जाए, मतलब ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। आपने कई बार सुना भी होगा घर वालों से कि अगर इसमें थोड़ा भी पानी रह जाएगा तो वो आपका अचार सड़ जाएगा। तो वो बेसिकली वही होता है कि आपका जितना ज़्यादा पानी मतलब रह जाएगा, उसमें आपका कोई ना कोई वाटर एक्टिविटी रहेगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होना शुरू कर देंगे। ग्रो होंगे तो आपका फूड स्पॉइल करेंगे। तो इसलिए हमारा पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, दैट इज डिहाइड्रेशन। फिर हमारा टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है, ये नेक्स्ट है। इसके बारे में हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम। और फिर हमारा पीएच कंट्रोल। अब पीएच क्या होता है, आपको जिनको नहीं पता है, कोई भी पीएच होता है वो 0 to 14 का स्केल होता है, ठीक है। तो 7 से जितना ऊपर होता है वो सारा बेसिक होता है, और जो 7 से कम होता है वो सारा एसिडिक होता है। तो अगर फूड्स की बात करें, खाने के बारे में बात करें, तो जो हमारे खाने की जितनी भी वैरायटी होती है वो सारे लेस देन 7 होता है पीएच, यानी कि सब ऐसे देखा जाए तो एसिडिक रहता है, ठीक है। बट क्योंकि हमारा सब कुछ लेस एसिडिक रहता है, लेकिन तब भी कई बार आप सुनते होंगे कि ये अचार जो है वो बेसिक हो गया, एसिडिक हो गया, या कुछ भी आपने सुना होगा, बेकिंग सोडा जो है। तो वो क्या करते हैं, जो 7 से कम वाला जो पीएच होते हैं, सभी फूड्स पीएच 7 से कम होता है, तो आप एसिडिक के बेसिक कैसे क्लासीफाई करोगे। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जो 7 के पास रहता है उसको हम बेसिक बोल देते हैं, और जैसे 3 से जो कम रहेगा वो हाईली एसिडिक बोल देते हैं। तो जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में, यानी कि 3 से कम में वो सरवाइव करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ 3 का। अगर मैं पॉइंट्स में जाऊँगी तो हो सकता है आपको याद ना रहे, तो इसलिए आप एकदम बेसिक लेके चलिए कि एग्ज़ाम में अगर आए आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, तो उसमें लेस पीएच कंट्रोल, आप मतलब लेस पीएच हाई पीएच ऐसे करके आए तो आप उसमें लिख सकते हैं लेस पीएच में, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है यूज़ ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। अब इसमें हम केमिकल के अलावा नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स की बात भी करेंगे, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स वो चीज़ें होती हैं जो भी आपके खाने को थोड़ा और टाइम तक एक्सटेंड कर सकें। अब इसमें 2 टाइप के प्रिजर्वेटिव्स आते हैं, एक आपका नेचुरल प्रिजर्वेटिव, एक केमिकल प्रिजर्वेटिव। नेचुरल प्रिजर्वेटिव में क्या होता है, आपका सॉल्ट होता है, यानी कि नमक, शुगर, ये सब आपके क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स भी बोलते हैं और नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी बोलते हैं, जो आप कितनी भी अमाउंट में डाल सकते हो, ठीक है। और जो हमारा केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हो गया, उसमें बेंजोइक एसिड्स और
आपके ये सिट्रिक एसिड, ये सब आपका केमिकल प्रिजर्वेटिव में आ गया, जो कि आपको अलग से ऐड ऑन करना पड़े इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, जिनका कोई केमिकल फॉर्मूला हो, ठीक है, जो हमारी बेसिकली फूड इंडस्ट्रीज में चलता है, सोडियम बेंजोएट और ये सब चीज़ें, सॉर्बिक एसिड। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे नमक और ये चीनी ये सब हमारा प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये तो हम सिंपल टेस्ट के लिए डालते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसका हमारा जो डायरेक्ट लिंक है वो हमारा रिमूवल ऑफ मॉइस्चर से है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपने नमक डाला, ठीक है, तो जैसे ही आप नमक ऐड करते हैं तो ऑस्मोसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है फूड में। ऑस्मोसिस क्या होता है कि आपका जो फूड के अंदर जितना भी वाटर है वो लीच आउट होना शुरू हो जाएगा, वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर एक्टिविटी कम हो जाएगी अंदर, एंड फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। ऐसे ही शुगर के साथ है। शुगर में क्या होता है कि आप शुगर ऐड करते हैं तो शुगर ना तुरंत वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो डिज़ोल्व होना शुरू करेगा तो आपका फ्री वाटर तो बचा नहीं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए उसमें ग्रो हो पाए। तो हमारा शुगर वैसे प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करेगा। तो ये भी एक हमारा मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन होता है। फिर हमारा लास्ट है इरेडिएशन, जो कि बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये आपका प्रिजर्वेशन की तरफ भी एक्ट करते हैं, और कई बार आप देखते होंगे अनियन की स्प्राउटिंग में भी हेल्प कर, स्प्राउटिंग को रोकने में भी हेल्प करता है। तो इरेडिएशन में क्या होता है, हम लोग गामा रेज यूज़ करते हैं और उसको बहुत मिली सेकेंड्स, मतलब कि एकदम, मतलब जस्ट ऑन किया जस्ट ऑफ किया ऐसा करके होता है, उससे भी कम टाइम लगता है, इतनी देर तक हम फूड को एक्सपोज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब गामा रेज उन पे जाती हैं तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एकदम ख़त्म हो जाते हैं, यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो दैट इज़ इरेडिएशन। आपने कई, अगर आप फूड पैकेजिंग में देखें, मतलब जब कोई बाहर से आप मार्केट से प्रोडक्ट लाएं रेडी टू ईट या कुछ भी, तो पीछे आप देखेंगे कि कई बार सिंबल भी दिखता है इरेडिएशन का। तो आप देख सकते हैं कि वो इरेडिएट है या नहीं है। फिर हम आते हैं वापस टेम्परेचर कंट्रोल पे। अब हमारा टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और ये हर जगह यूज़ होता है, आपके घर से लेके हर जगह तक, ठीक है। तो टेम्परेचर कंट्रोल, इसमें क्या होता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज कर दो अपने खाने को कि उसके अंदर के जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़त्म ही हो जाए, यानी कि आप जड़ से मिटा रहे, ठीक है। या फिर आप बहुत कम टेम्परेचर पे स्टोर कर लो, जिससे आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ही ना हो पाए, वहाँ पे भी एकदम उनकी एक्टिविटी रेजिस्ट हो जाए। तो वो बात है। अब जब हमारे हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स आते हैं आपके, पैस्चराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन। तो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि पैस्चराइजेशन क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे। तो इसको एक बार में ही क्लियर कर लेते हैं कि पैस्चराइजेशन में क्या होता है, जितने भी आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, यानी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय होते हैं। जबकि जो स्टेरिलाइजेशन होता है उसमें आपका बिल्कुल स्टेरिलाइज, यानी कि सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाते हैं, मतलब कि उस टाइम पे उस फूड में आफ्टर स्टेरिलाइजेशन बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ही नहीं, ना बेनिफिट करने वाले ना आपको हार्म पहुंचाने वाले। तो वो हमारा स्टेरिलाइजेशन में आएगा। उसका एक एग्जांपल है, जैसे कि आप मार्केट में देखते होंगे कि आजकल अमूल के दूध के पैकेट्स मिलते हैं, ठीक है, टेट्रा पैक में। वो लोग बाहर से ही ऐसे फ्रिज से भी निकाल के देते हैं, उस साइड से बाहर से निकाल के दे देते हैं। तो और वो बोलते हैं कि आप उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करिए जब तक आप उसको खोलते नहीं हैं पैकेट को। तो वो आपके स्टेरिलाइज्ड होते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं वो लोग, सारा आपकी पैकिंग कर लेते हैं फूड, जितने भी जैसे आपने मिल्क को डाला पैकेट में, उन लोगों ने उसको पैकेट सील करके उसको स्टेरिलाइज कर लेते हैं अच्छे से, और फिर उसको मार्केट करने रख देते हैं, जिससे कि आपकी जब अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी होगी ही नहीं, कोई माइक्रोब है ही नहीं, तो आपका फूड स्पॉइल ही नहीं होगा। तो दैट इज स्टेरिलाइजेशन। पैस्चराइजेशन भी होता है, बट पैस्चराइजेशन वाले जो पैकेट्स होते हैं वो आपके हमेशा फ्रिज में स्टोर होते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ आपके हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, ना कि बेनिफिट वाले। तो वो भी आपके आगे जाके कर्डलिंग और ये सब में एक्टिविटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो दैट इज़ पैस्चराइजेशन।
अब हमारा कम टेम्परेचर, अब कम टेम्परेचर में आप उसको फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, फिर कोल्ड स्टोरेज आते हैं, उसमें भी होता है इंडस्ट्री लेवल पे, और फिर फ्रीजिंग होती है, उसमें -18 तक स्टोर करते हैं। तो दैट इज़ अंडर, उसमें क्या होता है लो टेम्परेचर में कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका जो बेस्ट होता है, यानी कि बेस्ट कंडीशन जिसमें वो ग्रो होते हैं, वो आपका मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो जैसे ही आपका वो लो टेम्परेचर जाता है, उनका एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है, यानी लिमिट हो जाती है। ठीक है, तो वो अपने इंक्यूबेशन पीरियड में चले जाते हैं, स्पोर्स हो जाते हैं, स्पोर्स फॉर्म में चले जाते हैं, और फिर वो वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते, वो स्पॉइल नहीं कर पाते फूड को। तो इसलिए हम खाना फ्रिज में रखते हैं। अगर आप इधर भी देखें, इन्होंने जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 3 टेम्परेचर लिए हैं, और ये आपके डिफरेंट फूड आइटम्स लिए हैं। अब आप इस पे देखिए कि उन्होंने बोला है 38 डिग्री में अगर आप मीट, फिश या फिर लीफी वेजिटेबल को स्टोर करेंगे तो वो लेस देन 1 डे सर्वाइव करेगा, ठीक है, या मैक्सिमम 1 to 3 डे फॉर लीफी वेजिटेबल केस। अगर आप 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें, सीधा आपका 1 डे या फिर 1 to 7 डेज तक आ गया। पर अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर कर रहे हैं तो आप देखिए सीधा आपको 5 टाइम्स इंक्रीज मिलेगा। जो आपका 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 डे सर्वाइव कर रहा था, वो 6 to 10 डेज सर्वाइव कर रहा है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही चीज़ होती है आपकी अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड। तो आई होप आज आपका लेक्चर क्लियर हुआ होगा, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको प्लीज़ समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या आप हमारे से टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम टाइम टू टाइम क्विज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, और डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे सब अपने डाउट्स पूछते हैं। तो आप टेलीग्राम पे भी हम पे लिंक हो सकते हैं, या फिर आप हमको examination.catalyst@gmail.com पे भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, and if you like the video, please do share. Thank you.